हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। कॉरपोरेट टैक्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का यूनिट 4 से ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है जीएसटी को अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशंस करने के लिए किसी भी बिजनेस का, प्रोसीजर फॉर एक्साइज रजिस्ट्रेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स नीडेड। जो भी रजिस्ट्रेशंस आप करते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है, A to Z हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने से पहले इनके फर्स्ट पार्ट देखें ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशंस करने का क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। The application for registration is to be filled with the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over the premises in respect whereof the registration is to be obtained. Applications जो है registrations करने के लिए filled किया जाता है Superintendent of Central Excise को दिया जाता है फुलफ़िल करके एप्लीकेशंस को रजिस्ट्रेशंस करने के लिए। जुरिस्डिक्शंस ओवर द प्रीमाइसेस, पूरे बिजनेस में बिजनेस का जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ रिस्पेक्ट वेयर ऑफ द रजिस्ट्रेशंस इज़ टू बी ऑब्टेन, जिस जगह के लिए जिस जगह का आपका जिस बिजनेस का रजिस्ट्रेशंस किया जाएगा उनके रिस्पेक्ट में। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड फॉर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशंस। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्रेशंस करने के लिए वो सारे मैंने नीचे एक एक करके लिखा है। नंबर 1 है पोजीशन लेटर। आपको किस टाइम पोजीशंस मिले हैं प्रीमाइसेस के, उसके पोजीशंस लेटर होनी चाहिए, या तो अलॉटमेंट लेटर होनी चाहिए या रेंट डीड होनी चाहिए आपकी प्रीमाइसेस का, जो उसके रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नंबर 2 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस ऑफ द कंपनी का जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं वो चाहिए। पार्टनरशिप, अगर आपका पार्टनरशिप है तो उसके पार्टनरशिप डीड चाहिए फॉर्म का, एज द केस में भी, जैसा भी आपका होगा, चाहे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हो कंपनी का या तो अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगेगा। लिस्ट ऑफ आइटम्स विद देयर टैरिफ सब हेडिंग्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और उन सारे आइटम्स के लिस्ट चाहिए जो आप एक सब हेडिंग्स में प्रपोज्ड करेंगे या तो आप जो भी मैन्युफैक्चर्स करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड पैन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूज़ होते हैं अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अंडर, और वो इसमें पैन नंबर के साथ होता है। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन इन द फॉर्म R1 इन ट्रिप्लिकेट, और जो भी उसमें फॉर्म फिल्ड किया जाता है एप्लीकेशंस में जो भी फिल किए जाते हैं वो R1 फॉर्म जो है R1 में ही R1 ट्रिप्लिकेट में फिल किया जाता है। नंबर 6 है ग्राउंड्स प्लान ऑफ द प्रीमाइसेस इन डुप्लीकेट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो भी ग्राउंड्स प्लान है वो प्रीमाइसेस का वो डुप्लीकेट इंक्लूडिंग डिटेल्स के साथ उसमें डुप्लीकेट होता है, और उसमें प्लांट और मशीनरी के बारे सब के डिटेल्स उसमें देना होता है। डिटेल्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स, ऑल पार्टनर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग, उस सब के डिटेल्स लगते हैं, चाहे प्रोप्राइटर्स के हों, अगर प्रोप्राइटरशिप वाला है तो प्रोप्राइटर्स के डिटेल्स लगते हैं, अगर पार्टनरशिप है तो आपके उसके सभी पार्टनर्स के डिटेल्स लगते हैं, अगर आप कंपनी के हैं तो डायरेक्टर्स के
ये डिटेल्स लगते हैं। उसके नाम जाता है, उसका एड्रेस जाता है, ऑफिशियल एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों लगता है। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशंस का ग्रांट देखते हैं हम लोग। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशंस करने के लिए अप्लीकेशंस का रिसिप्ट के बाद द जुरिडिक्शनल सुपरिटेंडेंट इज टू ग्रांट रजिस्ट्रेशंस विद इन 30 डेज। जो जुरिडिक्शनल जो सुपरिटेंडेंट है वो ग्रांट देता है रजिस्ट्रेशंस का 30 डेज के साथ, 30 डेज में ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अप्लीकेशंस का जो रिसिप्ट है वो 30 डेज में सुपरिटेंडेंट देते हैं। द रजिस्ट्रेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस एंड नोट ऑफ पर्सन्स। और जो भी रजिस्ट्रेशंस होता है वो आपके प्रीमाइसेस का होता है, ना कि आप किसी भी पर्सन्स का रजिस्ट्रेशंस होता है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, इस सर्टिफिकेट्स का कितने दिन का वैलिडिटी होता है। ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड टिल द रेलेवेंट यूनिट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सरसाइजेबल गुड्स। इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का वैलिड तब तक है जब तक वो यूनिट एंगेज्ड रहता है मैन्युफैक्चरिंग करने में एक्सरसाइजेबल गुड्स का, जो भी उसमें आप मेंशन करे हो उस सर्टिफिकेट्स में जीएसटी में, तब तक ही वो वैलिड रहता है जब तक कि आप उसके रिलेटेड उस ऑपरेशंस का काम कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड। और इस सर्टिफिकेट एक बार बन जाने के बाद उसे रिन्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, क्या एक सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होता है? एक बार अगर किसी एक के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। पहला तो रजिस्ट्रेशन जो भी सर्टिफिकेट्स होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। व्हेन आ रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर्स हिज बिजनेस टू अनदर पर्सन, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन्स अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे पर्सन्स को, द ट्रांसफरी हैज़ टू ऑब्टेन अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तब वो जो सेकंड पार्टी होगा वो बिजनेस का जो ट्रांसफरी है उस अपने बिजनेस का नया एक फ्रेश से रजिस्ट्रेशंस उसे करना होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, व्हेन आ रजिस्टर्ड फर्म और a company or association of persons undergoes a change in constitutions। जब एक रजिस्टर्ड फॉर्म्स और एक कंपनी या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस करने के लिए जाता है, द जुरिस्डिक्शनल रेंज ऑफिसर इज टू बी इनिमेटेड विद इन 30 days ऑफ सच a change for incorporation of this fact in the registration certificates। तब उस क्या करना होगा, जुरिस्डिक्शनल जो भी रेंज ऑफिसर्स हैं उनको इमीडिएट आपको इन्फॉर्म करना होगा विद इन 30 days के अंदर कि हम जो भी इनकॉर्पोरेशंस के लिए हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स में। सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का कैसे सरेंडर करेंगे। व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन सीजेज टू कैरी आउट द ऑपरेशन फॉर विच ही इज़ रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर्ड पर्सन सीज कर देता अपने बिजनेस को कैरी आउट करना, ऑपरेशंस को रोक देता बिजनेस का, विच ही इज़ रजिस्टर्ड जो उसने रजिस्टर्ड किया है, he is required to surrender his registration certificates immediately to the range officer। तब उसे रिक्वायर्ड है अपने सरेंडर्स करना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का इमीडिएटली रेंज ऑफिसर्स को। हाउ टू ऑब्टेन डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, अगर
सपोज़ आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो खो जाता है या कुछ भी हो जाता है उस सर्टिफिकेट्स का, तो उस सर्टिफिकेट को फिर से कैसे पा सकते हैं। इन केस द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। इन केस अगर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स अगर खो जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है, द असेसी कैन अप्लाई फॉर आर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। तब असेसी क्या कर सकता है, अपने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकता है टू दी जुरिसडिक्शनल रेंज सुपरिटेंडेंट। वो अपनी जुरिसडिक्शनल रेंज सुपरिटेंडेंट ऑफिसर्स को वो अप्लाई दे सकता है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए आफ्टर डिपॉजिटिंग अ फी ऑफ ₹30। वो अपना जो भी उसके फीस हैं 30 रुपये डिपॉजिट करने के बाद वो अपना अप्लाई कर सकता है थ्रू RT6 चालान इन एनी नॉमिनेटेड ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। एक फॉर्म होता है, चालान होता है RT6, उनमें उनके तहत कोई भी नॉमिनेटेड ब्रांच में जाकर पंजाब नेशनल बैंक का उस पहले डिपॉजिट करना होगा उसको 30 रुपये, तब जाके वो अपनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स का जो है अप्लाई कर सकता है जुरिसडिक्शनल रेंज सुपरिटेंडेंट ऑफिसर्स को। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखें ताकि आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।